ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी और उत्तर प्रदेश से फ्रीलांसर जर्नलिस्ट सौरभ शर्मा। आप दोनों का न्यूज लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बसंत। थैंक यू बसंत। इस पॉडकास्ट में हम बीती सप्ताह चर्चा में रही खबरों के साथ साथ उन खबरों पर भी बात करते हैं जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर दिया गया, भुला दिया गया। हालांकि पॉडकास्ट शुरू हो उससे पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही किसी सरकार से और ना ही कॉर्पोरेट से। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे काम करते हैं। तो हम आप लिसनर, आप पाठकों के सहयोग से काम करते हैं। आप पाठक हमें सहयोग करते हैं, हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं, उसी के जरिए हम काम करते हैं। तो आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। तो हम अपनी पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं और आयुष ने हाल ही में एक स्टोरी की है जो न्यूज लॉन्ड्री इंग्लिश वेबसाइट पे मौजूद है और बहुत जल्द हिंदी में भी ये आने वाली है। ICHR को लेकर जो इतिहास की एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया में, उसमें किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, एक वैचारिक कब्जा। और भारत में लंबे समय से आप देखिए, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, इतिहास को एक तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है, कभी फेक न्यूज के जरिए, कभी किसी जरिए, और अलग अलग थ्योरी लाई जाती है। और ICHR एक सबसे बड़ी संस्था है इंडिया को, उसमें किस तरीके से एक परिवारवाद, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पे हमला करती है जब भी चुनाव होता है, लेकिन यहाँ भी एक तरीके का परिवार अपना कब्जा कर रहा है। आयुष ने काफी लंबा वक्त लगाकर ये स्टोरी की है और ये बिहाइंड द पेवॉल स्टोरी है। इसका मतलब ये है कि इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आपको पे करना होगा। तो आयुष, स्टोरी क्या है, जरा हमारे सुनने वालों को समझाएं आप। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एक काफी टॉल संस्था है, काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जो 1972 में इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद से उनका काम ये रहा है कि हर साल जो काफी करोड़ों रुपए उन्हें मिलते हैं एज फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पैसे को चैनल किया जाए एक अच्छी हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप में, एक बॉडी ऑफ वर्क बनाने के लिए जो भारतीय इतिहास पे मतलब उसको एक डिटेलिंग कर पाए, अलग पीरियड्स की, अलग पर्सपेक्टिव से। 2015 से लेके अभी तक हमारी स्टोरी ये देख रही है कि कैसे एक संघ के प्रचारक हैं, उनके परिवार के लोग, उनके भतीजे के भाई या उनके भतीजे के मित्र, उन्हें कैसे ICHR में नौकरी मिल रही है और ये गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, और कैसे एक हाथ पे ये लोग शुरू करते हैं एज टेम्पररी एम्प्लॉयज छोटी पदों पे, और 1 ही 2 साल में एक अननेचुरल ग्रोथ होती है जब वो डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाते हैं। और दूसरे हाथ पे कैसे इन्हें ये नौकरी मिलती है लेकिन इनके उस नौकरी के लिए इनके पास ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं होते। तो संक्षेप में यही है हमारी स्टोरी। ये कौन है आपने जिनका जिक्र किया कि एक व्यक्ति है जिनकी शाखाएं ICHR में फैल रही है, कौन है और आप इन तक और इस स्टोरी तक कैसे पहुंचे? जो ये व्यक्ति है, इनका नाम है बाल मुकुंद पांडे, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बॉडी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसमें एक है जिसका नाम है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, जिसका काम है भारतीय इतिहास को, वो कहते हैं कि उन्हें फिर से लिखना चाहिए, काफी गलतियां हुई हैं। और बाल मुकुंद पांडे जी इसके फोरफ्रंट पे हैं। और उनके जैसे उनके आप मान लीजिए एज एन एग्जांपल, उनके जो भांजे हैं, उनका नाम है सौरभ मिश्रा, वो अब डेप्यूटी डायरेक्टर है वहां पे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, ये चीफ कैरेक्टर हैं। इनसे काफी नदियां बहती हैं और आगे आके कहीं कहीं मिलती भी हैं। तो हम आपकी स्टोरी पे तो आगे बहुत लंबी बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि कैसे मतलब जो सरकारी नौकरी जो भी होती है, सरकार में आप संविदा पे भी अगर आपको रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, तो उसके लिए बाकायदा प्रेस रिलीज निकाली जाती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को किस तरीके से उसमें प्रक्रिया में योग्यता भी लिखी होती है कि आपने इतना पढ़ा हो, इतनी किताबें पब्लिश हो, इतने आपके आपने कोई फॉरेन की किसी मैगजीन में लिखा हो, उन सबको किस तरीके से ओवरलैप किया जाता है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जितना मैंने देखा है, स्ट्रेट आउट वायलेशन है
जैसे अगर कोई भी नौकरियां निकलती हैं तो उसके साथ आईसीएचआर अपना एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि हमें ये इस पोजीशन पे, इस पद पे लोग चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन ये है। जैसे हमने सौरभ मिश्रा की बात की, जो भांजे हैं, वो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, जो आईसीएचआर का मेन पब्लिकेशन है इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू, काफी प्रेस्टिजियस जर्नल है, उसको वो मैनेज करते हैं। एक और न्यूज़लेटर है, उसका नाम इतिहास है। तो अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड जर्नल्स को आप मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास अंडरस्टैंडेबली एक हिस्ट्री में बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन सौरभ जी जो है, हमने उनको काफी डिगिंग की तो पता चला वो भोपाल से, उन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है, मीडिया स्टडीज में पीएचडी किया है, लेकिन उनका कोई हिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे एक और व्यक्ति हैं सचिन झा, जिनके पास उस पोजीशन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, उनके पास हमने दिखाया स्टोरी में नहीं है ये क्वालिफिकेशंस। तो ऐसे नोटिफिकेशंस, मतलब जो पैराफर्नेलिया है लोगों को हायर करने का, वो सब सही है, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए जो मतलब चीजें, जो अनकही चीजें हैं, वो हमारी स्टोरी कहती है, जो रिलेशंस हैं, जो कनेक्शंस हैं। आयुष से हम बातचीत करेंगे इस स्टोरी पे। सौरभ हमारे साथ हैं। आप गाड़ी में दिख रहे हैं, कार में बैठे हुए, कहाँ पर हैं अभी आप? बसंत जी, मैं इस समय कानपुर में हूँ, स्टोरी पे आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो सौरभ, आप बताइए कि जिस स्टोरी की बात आयुष कर रहे थे कि परिवार एक तरीके से यहाँ पे वो परिवार नहीं है जो एक जैसे बेटे या भतीजा एक तरीके से जिसको, लेकिन यहाँ भी एक तरीके से एक आरएसएस के रूप में है कि एक आदमी है जिनके परिवार के लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कब्जा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, होने वाला है, और बहुत परिवारवाद पे बहुत हमले होंगे। जो अभी सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अखिलेश यादव पे लगातार आरोप लगाएगी। लेकिन जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी खबर आई कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र प्रसाद सिंह की उपस्थिति में मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी बहू हैं अपर्णा यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। हालांकि इसको लेकर कयास लंबे समय से लग रहे थे, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब से। तो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवारवाद किस तरीके से काम कर रहा है, और अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से जो अब तक आप देखिए मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या ये बदला मान लिया जाए कि बीजेपी ने बदला ले लिया क्योंकि घर में सीधा अटैक किया है? देखिए, ये तो थोड़ी जो राजनीति हुई है इस बार, ये विंडिक्टिव ही लग रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने काफी तोड़ मड़ोड़ के बड़े ओबीसी लीडर को अपने साथ कर लिया, ठीक है। और आप बात करते हैं 2017 चुनाव की, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो अखिलेश यादव ने कोई नई चीज नहीं की है, ये काम पहले भाजपा ने किया था। छोटे राजनीतिक दलों को जिनका अपनी जाति विशेष पर बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है, जैसे राजभर हो गए, राजभरों पर बहुत अच्छा सा ग्रिप है, निषाद का जो केवट मल्ला निषाद है, इन पे ग्रिप है, स्वामी प्रसाद मौर्य, कुशवाहा, साक्य, इन पे ग्रिप है। भाजपा ने वही किया था, इस बार अखिलेश वही कर रहे हैं। डेंट तो हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य इज नो डाउट अ टॉल लीडर इन यूपी लोअर ओबीसीज के। अगर लोअर ओबीसीज आपको ऑब्जेक्शनल लगे तो हटा दीजिएगा, लेकिन लोअर ओबीसीज में जो छोटी जाति हैं, जो एक्चुअल वोटर्स हैं, जो काउंट करते हैं 40% से ज्यादा, इनके लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये चले जाते हैं किसी पार्टी में तो वहां पे कुछ ना कुछ वोट बैंक तो फ्लोट हो ही जाएगा। तो प्लस जिस तरीके से बीजेपी में सेंधमारी की है सपा ने, तो भाजपा के लिए एक प्रेस्टिजियस इशू तो हो ही गया था कि आप अपनी साख बचाओ। तो साख बचाने के लिए एक विंडिक्टिव मूव चला गया, अपर्णा यादव को शामिल कर लिया गया। अब ये विंडिक्टिव कितना है कितना नहीं है और ये कितना प्रॉफिटेबल होगा भाजपा के लिए, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले 2017 में जब अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था तब ये हार गई थी। दूसरी बात यह है कि सपा भी इनसे दूरी बनाकर रख रही थी, क्योंकि इन्होंने सपा को प्रॉफिट कम पहुंचाया है, नुकसान ज्यादा हुआ है। 2017 से ही ये 2017 के पहले से ही ये पीएम मोदी के गुणगान गाती हैं। एक दो फंक्शंस में मोदी जी के और सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ इन्होंने स्टेज पे रही हैं, ये शामिल हुई हैं। और 2017 के बाद ये लगातार योगी जी की प्रशंसा करती रही हैं और गौशाला वगैरह में विजिट करती रही हैं। तो फिलहाल का समीकरण ये नजर आ रहा है, लेकिन
सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि दोनों खेमों में खुशी की लहर है, ये सपा यही में मैं भी भाजपा में भी। यही मैं पढ़ रहा था कि सपा के लोग भी खुश हैं। क्या हम्म। अखिलेश यादव, जैसे कहा जाता है कि अखिलेश यादव पार्टी में कुछ तोड़ फोड़ या हिस्सेदारी की बात होगी, इसलिए अखिलेश यादव खुश हैं, या इनकी कोई पकड़ नहीं है, ये बस एक सिंबल है कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, ये इतना भर है? जी, बस यही है। देखिए क्या है ना कि मैं आपसे पहले बताया कि इन्होंने कभी अपनी पार्टी को उस तरीके से प्रॉफिट नहीं पहुंचाया है, पार्टी के लिए इन्होंने एज सच कोई काम नहीं किया, ये पार्टी कार्डर नहीं रही हैं, ठीक है। तो और जब आप मुलायम सिंह की बहू होके आप योगी की प्रशंसा करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा दूसरे दलों में या समाज में, इससे पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। अब जब मामला आमने सामने का हो गया है तो लोगों को ये पता है कि चलो ये तो भाजपा में ही है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान सपा का होगा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट भाजपा का हो जाएगा। सौरभ, बार बार ये बात होती है कि भाजपा खासकर परिवारवाद का आरोप लगाती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राजद हो बिहार में, या जो भी क्षेत्रीय दल जिनको कहा जाता है। लेकिन अगर हम अभी देखें यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए नोएडा से पंकज सिंह को टिकट दोबारा मिला है, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अलीगढ़ से, अतरौली से मुलायम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को मिला है। उधर रीता बहुगुणा जोशी अभी कोशिश कर रही है कि उनके बेटे को मिल जाए। और अभी मैं कल परसों खबर पढ़ रहा था कहीं पे कि उत्तर प्रदेश में 3 राज्यपाल या 2 राज्यपाल हैं, 2-3 केंद्रीय मंत्री हैं, जिनकी कोशिश है कि उनके बच्चों को टिकट मिल जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी यही आरोप लगा कि वो अपने बच्चे को टिकट के लिए वो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में परिवारवाद कैसे काम करता है, ये आप अपने रिपोर्टिंग के अनुभव से बताएं। एक टर्म यूज करूंगा मैं अंग्रेजी का, ये परिवारवाद मैं कम कहूंगा, ये एक अम्ब्रेला अकेडमी चल रही है यहाँ पे। जी। अगर बसंत कुमार यहाँ पर कोई नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ना सिर्फ बसंत के बेटे पोते को एक राजनीति में एंट्री मिलने में आसानी हो जाएगी, बल्कि उनके सारे रिश्तेदारों को। आप यूपी में अगर आपको समाजवादी पार्टी का फैमिली ट्री निकाल के देख लीजिए, जो पॉलिटिक्स में है तो इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली ट्री है, ठीक है। उसी तरीके से भाजपा में हर दूसरे नेता का एक कोई ना कोई रिश्तेदार, बेटा, बहू, पोता कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल है। तो सबका करियर आराम से सेटल किया जा रहा है। और रही इम्पैक्ट की बात, तो देखिए जो लीडर्स हैं उनके जो स्पेसिफिक एरिया हैं, पंकज सिंह मान लीजिए अगर हम नाम लेते हैं, तो उनका अपने एनसीआर रीजन में स्ट्रांग होल्ड रहा है, ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी बेटी के लिए लगे रहते हैं, वो सेंट्रल वेस्ट से एमपी हैं, अभी वो चाह रहे हैं कि वो भी शिफ्ट कर जाएं सपा की तरफ, उनके टिकट के लिए भी बात चल रही है, तो रायबरेली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो परिवारवाद इस तरीके से यूपी पॉलिटिक्स में काम करता है, बिना परिवारवाद के तो यहाँ पॉलिटिक्स ही नहीं हो पाती है। जी, तो लिसनर, आप वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा, और जो पूरी बातचीत है सौरभ से, हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर बात करेंगे। उनकी कई रिपोर्ट है जो न्यूज क्लिक पे पब्लिश हुई है, जो मुद्दे हैं वहां के, रोजगार है, शिक्षा है, तमाम मुद्दों पे उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। बुंदेलखंड से प्लान पे उन्होंने रिपोर्ट की है। और हम आयुष से उनकी जो पेबॉल स्टोरी है, जो एक बहुत डिटेल स्टोरी है, आपको उसको पढ़ना भी चाहिए newslaundry.com पर जाकर। तो हम और बातचीत करेंगे। इन बातचीत को आप हमारी वेबसाइट newslaundry.com पर सुन सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं, समय घोषित हो चुका है। और न्यूज लॉन्ड्री के तमाम रिपोर्टर्स और सीनियर एडिटर ग्राउंड पर होंगे और ग्राउंड से आप तक सच लाएंगे। जैसे बिहार, केरल और बंगाल से हम लोगों ने विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग की थी, वैसे ही हम इन जगहों से भी आपके लिए खबर लाएंगे। इसके लिए आप हमारी एनएल सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दें। हमारे प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और एनएल सेना सेक्शन पर क्लिक कर असेंबली 2022 को अपना सहयोग दें और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। We as a small team at News Laundry have been doing our best to bring you factual ground reports and podcasts and interviews to give you the best information possible at this point. It's more important than ever that you support us and that you help us fight the good fight.